पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में इन दिनों एक वायरल ऑडियो ने सनसनी मचाई हुई है। ये वायरल ऑडियो किसी और की नहीं बल्कि टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की है। और इस वायरल ऑडियो में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बीजेपी की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि इस वायरल ऑडियो के कारण इस समय बंगाल की सियासत में तूफान आया हुआ है। पूरी जानकारी इस मामले पर हम आपके साथ साझा कर देते हैं। दरअसल बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने क्लब हाउस ऐप के कुछ ऑडियो जारी कर दावा किया है कि ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने स्वीकार कर लिया है कि बंगाल में बीजेपी जीत रही है। हालांकि प्रशांत किशोर ने बीजेपी के इस दावे को नकारते हुए कहा है कि पार्टी उनकी बातचीत के चुनिंदा हिस्से जारी करने की बजाय पूरी बातचीत जारी करे ताकि सच्चाई सामने आ सके। अमित मालवीय ने एक के बाद एक कई वीडियो ट्वीट किए। वीडियो क्लब हाउस ऐप पर चल रही चर्चा के ऑडियो रिकॉर्डिंग ये हैं, जिसमें प्रशांत किशोर कुछ पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। इन जवाबों में ये वे कहते सुनाई दे रहे हैं कि बंगाल में टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, न कि मोदी के खिलाफ। वे ये भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि बंगाल की राजनीति का इकोसिस्टम मुस्लिम वोटों को हासिल करने का ही रहा है और पहली बार हिंदुओं को लग रहा है कि उनकी बात हो रही है। बीजेपी इस ऑडियो के आधार पर दावा कर रही है कि खुद प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी की हार स्वीकार कर ली है। हालांकि प्रशांत किशोर ने बीजेपी के दावे पर कहा है कि बीजेपी को सच्चाई सामने लाने के लिए पूरा ऑडियो रिलीज करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उनकी बात इस सवाल के जवाब में थी कि बीजेपी को लगभग 40% वोट कैसे मिल रहे हैं और ऐसी धारणा क्यों है कि बीजेपी जीत रही है। तो प्रशांत किशोर ने ये बात कही है कि पूरा वीडियो जारी नहीं किया गया है, सिर्फ वीडियो का कुछ हिस्सा जारी किया गया है, जो इस बात को दिखा रहा है कि वे बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। खैर, देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में जो हिंदू मतदाता है वो मोदी के पक्ष में जा रहे हैं। क्या वाकई में मतुआ समुदाय इस बार बीजेपी को वोट देता हुआ नजर आ रहा है। क्या वाकई में ममता बनर्जी जैसी लोकप्रियता पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। तमाम बातें इस समय भविष्य के गर्त में है और 2 मई अब ज्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि पश्चिम बंगाल में जीत का जो ताज है वो किसके सर पे सजता है। कैमरा पर्सन हरपाल के साथ मैं पल्लवी राजपूत, एएनबी न्यूज। कोविड महामारी के कारण पूरी दुनिया परेशान है। वहीं देश में अलग अलग राज्यों से बड़े केस सामने आ रहे हैं। कई राज्यों में लॉकडाउन भी कर दिया गया है, कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। वहीं इसको लेकर सरकार भी सख्त हो गई है, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं अब कर्मचारियों के लिए, डॉक्टरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल कोविड-19 महामारी से निपटने में शामिल भारतीय डॉक्टरों, नर्सों समेत अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ब्रिटेन ने शुल्क मुक्त वीजा को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, जिसका फायदा दुनिया भर के जिन 14,000 आवेदकों को मिलेगा उनमें भारतीय डॉक्टर, नर्स भी शामिल हैं। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने कहा कि शुल्क मुक्त 1 साल वीजा विस्तार का फायदा उन पात्र विदेशी स्वास्थ्य और देखभाल कार्यकर्ताओं को मिलेगा जिनके वीजा की अवधि 1 अक्टूबर से पहले समाप्त होनी थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा और स्वतंत्र स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्र में काम कर रहे स्वास्थ्य पेशेवरों को इस विस्तार का लाभ मिलेगा। इन पेशेवरों में बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर भी शामिल है। कैमरामैन हरपाल के साथ सुमन पाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बीजेपी ने जिला पंचायत के सदस्यों की सूची का ऐलान कर दिया है। गुरुवार शाम उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सभी नामों की घोषणा की। जिस तरह बीजेपी के कुछ नेता सेंगर को बचाने की कोशिश कर रहे थे वो शायद अब देखने को मिल रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर को भाजपा ने जिला पंचायत का टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने ही सेंगर को बाहर का रास्ता दिखाया था और फिर उसकी पत्नी को टिकट देना कहीं न कहीं ये साबित कर रहा है कि सेंगर की तरफ बीजेपी का झुकाव है। अब किन कारणों के चलते सेंगर की पत्नी को टिकट दिया ये तो बीजेपी को पता होगा। भाजपा ने आगामी चुनाव पंचायत के मद्देनजर गुरुवार को 5 जिलों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम उन्नाव से संगीता सेंगर का रहा। संगीता रेप के दोषी पाए गए भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी है। वे पहले से ही उन्नाव जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। उन्हें इस बार फतेहपुर 84 तृतीय सीट से जिला पंचायत सदस्य का टिकट दिया गया है। भाजपा ने उन्नाव के से कुल 51 उम्मीदवारों के नाम रिलीज किए हैं। बता दें कि संगीता उन्नाव जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष 2016 में बनी थी। तब पंचायत चुनाव पार्टी के चिन्हों पर नहीं लड़ते जाते थे, लेकिन इस बार भाजपा समेत सभी दलों ने आधिकारिक तौर पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है ताकि आधारभूत स्तर पर समर्थन जुटाने में कोई समस्या
न पैदा हो और पार्टियां अगले विधानसभा चुनाव से पहले जमीनी हकीकत भी परख लें। एक विधायक जो हत्या, अपहरण और फिरौती जैसे मामलों के संगीन आरोपी है, उसकी पत्नी को टिकट देना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आने वाले समय में एक खतरे का निशान हो सकता है। अगर बात करें जो लोग वहां पर उम्मीदवारी पेश कर रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला, वो बाहर से ना सही लेकिन अंदर ही अंदर इस बात पर चर्चा जरूर कर रहे होंगे। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आगे क्या होता है या बीजेपी ने सेंगर की पत्नी का इतना समर्थन क्यों किया। मैं कैमरामैन हरपाल के साथ पुष्पेंद्र चौधरी, ANV न्यूज, सरहिंद। पश्चिम बंगाल में 5 जिलों के 44 सीटों पर जिस तरीके से चौथे चरण की वोटिंग हुई, और वैसे ही आपको ये भी बताते चले कि पश्चिम बंगाल के चौथे चरण की वोटिंग के दौरान जिस तरीके से बढ़ता गया मामला, उसमें हिंसक और भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस चौथे चरण के चुनाव में भी ऐसे ही कयास लगाए जा रहे थे जो पहले 3 चरणों के चुनाव में हुए। लेकिन इस चौथे चरण में हालात बाकी चरणों के मुकाबले भयानक थे, क्योंकि पहली बात तो उसमें ये है कि वोटिंग के दौरान कूच बिहार और दक्षिण 24 परगना जैसे अलग अलग हिस्सों से हिंसा हुई है। कई बीजेपी कार्यकर्ता मारपीट का शिकार हुए तो कहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, घरों तक पर हमले हुए, हथियारों तक का इस्तेमाल बीच चुनाव में हुआ। और हिंसा की ऐसी घटनाओं को लेकर बीजेपी और टीएमसी दोनों के ही नेता एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। और इसी दौरान सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि मतदान के बीच बीजेपी उम्मीदवार लोकेट चटर्जी के काफिले पर हमला हुआ है। बंगाल के हुगली में लोकेट चटर्जी की कार पर पथराव किया गया और इस दौरान लोकेट चटर्जी की कार का कांच टूट गया। राहत की बात तो इसमें यह है कि इस हमले में लोकेट चटर्जी को कई चोट नहीं पहुंची है। और उधर कूच बिहार के सितालकुची में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस झड़प में कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसी तरह हालात पर काबू पाया। तो वही बूथ नंबर 285 में मतदान केंद्र के बाहर बम फेंके गए और गोलीबारी हुई। पोलिंग बूथ के बाहर फायरिंग में वोट डालने आए युवक की मौत हो गई। और इस बीच बंगाल पुलिस ने ये दावा किया है कि केंद्रीय बलों की फायरिंग में कूच बिहार में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि फायरिंग में हमारे 4 कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। और इस बात की पुष्टि खुद एडीजीपी ने की है। अब देखना ये होगा कि बाकी बचे चुनाव जो होंगे वो किस तरीके से हो पाते हैं, शांतिपूर्ण होंगे या फिर एक दूसरे पर हमलावर होंगे बीजेपी टीएमसी। क्योंकि जिस तरीके से पहले चरण से लेकर लास्ट के 4 चरण तक लगातार बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर हमलावर हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी हम पर हमलावर हो रही है तो टीएमसी ये कह रही है कि बीजेपी हम पे हमलावर हो रही है। देखना ये होगा कि अब किस तरीके से बाकी चुनाव जो बचे हुए हैं वो किस तरीके से शांतिपूर्ण होंगे। कैमरामैन हरपाल सिंह के साथ करिश्मा भारद्वाज की रिपोर्ट। कोरोना आंकड़े को देखते हुए लोगों में डर जैसा समा गया है। धर्म नगरी अयोध्या में कोविड-19 कोरोना की रफ्तार काफी तेज हो गई है। जनपद अयोध्या में अभी तक कोविड-19 कोरोना के केस 342 हो गए हैं। दिन दिन कोविड-19 कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में धर्म नगरी अयोध्या में दिन दिन लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिला प्रशासन काफी अलर्ट है। अयोध्या के डीएम अनुज कुमार झा ने महाऋषि राजा दशरथ कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी डॉक्टरों को दिशा निर्देशित करते हुए लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की बात की। कोविड के सेकेंड वेव के खतरे को देखते हुए आज मैंने सीएमओ साहब के साथ और एसएसपी साहब को सीडीओ साहिबा के साथ प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज सबके साथ जो यहाँ जो कोविड हॉस्पिटल है उसकी पूरी व्यवस्थाओं का यहाँ पे निरीक्षण किया है। तो हमारे 200 बेड जो है यहाँ पे कोविड के लिए तैयार हैं। फिलहाल अभी इसमें 13 पेशेंट हैं और आईसीयू भी जो है यहाँ पे 60 बेड का है। अभी उसमें 8 पेशेंट हैं आईसीयू में। ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है। बाकी जो है रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी और सीसीटीवी से इसकी पूरी मॉनिटरिंग इसकी पूरी व्यवस्था देखी गई है। किचन यहाँ पे देखा गया है तो किचन की व्यवस्था पूर्ववत ही रहेगी, जिसमें एक बहुत ही अच्छे डाइट प्लान के हिसाब से सभी कोविड पेशेंट को उसमें खाना मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत जो कुछ दवाओं की खासकर रेमडेसिविर वगैरह की आवश्यकता है उसके लिए प्रिंसिपल साहब ने मांग कर रही है, बहुत जल्दी वो भी मिल जाएगी। तो जो भी पेशेंट आएंगे विशेष करके जो खास करके 60 से ऊपर या जो कोमॉर्बिड है जिनको कोई दूसरी समस्या है
ऐसे अगर रोगियों को ऐसे अगर पेशेंट को कोविड की समस्या होती है तो उनके लिए ये आह्वान रहेगा कि वो बिना किसी संकोच के मेडिकल कॉलेज में अपने आप को भर्ती कराएं। वहीं धर्म नगरी अयोध्या में लोगों की काफी दूर दूर से आना जाना रहता है, जिसको देखते हुए सभी जगह लोगों की टेस्टिंग कराई जा रही है। ऐसे में मुंबई में लॉकडाउन को देखते हुए मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र से भी लोगों का पलायन शुरू हो गया है। वीडियो पर्सन मोहित के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज चैनल अयोध्या। प्रत्याशी ही अपनी जो आजमाइश नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, उनके साथ साथ अधिकारी और सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग भी काफी मेहनत करता है। उन्हें एक प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके तहत वो अपने सारी जिम्मेदारियों का वहन करते हैं कि वोटिंग कैसे करानी है, कहाँ बैलेट पेपर रखना है, कैसे बक्से के बंद करना है। ऐसा ही एक प्रशिक्षण शिविर गोरखपुर के प्रेक्षागृह में चलाया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन 3 बैच चलाए जा रहे हैं। हर एक बैच में लगभग 1000 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये 5 दिनों तक ये शिविर चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को काफी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनका जो संबंधित अधिकारी हैं जो यहाँ पे प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनका कहना है कि सारी प्रक्रियाओं को अच्छी तरह समझाया जा रहा है और लोग पहले से ज़्यादा अनुभव महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ मैं रवि गुप्ता, एनबी न्यूज। देश और प्रदेश में जैसे जैसे कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही सरकार के द्वारा सख्ती बरतने के आदेश भी दिए गए हैं। तो वहीं जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देशों जनपद जालौन में लगातार जागरूकता अभियान व मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जो लोग बिना मास्क के घूमते मिल रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कोरोना का दूसरा टीका लगवाया और उन्होंने बताया कि टीका लगवाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो वहीं उन्होंने समस्त जनपद वासियों को अस्पताल पहुंचकर टीका लगवाने की अपील की। आज मैंने कोरोना टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कोविशील्ड का 2nd डोज लगवाया और आधे दिन के ऑब्जर्वेशन रूम में बैठी हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है और मैं सभी लोगों से अपील करती हूँ कि किसी ने भी 1st डोज लगवाया है, आपका यदि अभी तक 2nd डोज नहीं लगा है तो आप अस्पताल में आकर अपना 2nd डोज अपने टाइम के अनुसार, अपनी जो भी आपकी टाइम समय अवधि है उसमें लगवाएं, तभी इस टीकाकरण का आपको पूर्ण लाभ मिल सके। और कहा कि जिनको 1st डोज लग चुकी हो वो 2nd डोज अस्पताल में पहुंचकर जरूर लगवाएं। और वहीं आपको बता दें कि 4 दिन के अंदर जनपद जालौन में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है। एनबी न्यूज में राजपूत, जालौन। आगामी पंचायती चुनाव को लेकर बिजनौर जनपद के सभी चौकीदारों को जो कि ग्राम में चौकीदारी करते हैं, उनको आज बुलाया गया जनपद बिजनौर के पुलिस लाइन, राजीव पुलिस लाइन में, जहां पर उनका सम्मान किया गया। डॉक्टर धर्मवीर सिंह एसपी द्वारा उनको लाठी, पगड़ी, आई कार्ड, सीटी और बैठने के लिए कुर्सी, इन सब का इंतजाम किया गया। डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा बताया गया जिस तरह से आगामी पंचायती चुनाव आ रहे हैं, इन लोगों को पूरी तरह से ये समझाया गया कि आखिर चुनाव में इनका मुख्य रोल कैसा रहेगा। और इन्होंने भी ये बताया, सभी पहरों ने ये बात कही है कि जिस तरह से हम आगामी पंचायती चुनाव आ रहे हैं, हम उस पर पूरी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभाएंगे। अब जिस तरह से आगामी पंचायती चुनाव नजदीक आ गए हैं, 19 तारीख में मतदान होने हैं और 11 तारीख में आपको बता दें जिस तरह से नामांकन के कागज जो होंगे वो लोग वापस ले सकते हैं और उसी दिन चिन्ह लोगों को मिलेंगे। उस तरह से पहरों की भी जिम्मेदारी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। आज ग्राम प्रहरी की गोष्ठी बुलाई गई थी। इनको शासन के मंशा के अनुरूप साफा, लाठी, आई कार्ड, सीटी, बेल्ट, चपरास प्रदान किया गया। इसके पहले इनको बैठने के लिए 3 सीटर स्टील की चेयर प्रदान किया गया। चुनाव में इनके क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं, ये बताया गया। पुलिस परिवार की अभिन्न कड़ी है, पहली कड़ी है, परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं, इस भाव से अवगत कराया गया। इनकी निष्पक्षता, पारदर्शिता के बारे में बताया गया। शासन ने भी इनको दायित्व सौंपा है कि गांव में कोई अवैध कार्य हो रहा है, खास करके शराब के बारे में उसकी सूचना दें। इनकी प्रत्येक बताई हुई सूचना पर पुलिस विभाग द्वारा, मेरे द्वारा तत्परता से कार्य किया जाएगा। कुल मिलाकर के आज यहाँ पर ग्राम प्रहरी आकर के काफ़ी प्रसन्न है, आह्लादित है और इनके मान सम्मान में बढ़ोतरी हुई है। कैमरा पर्सन के साथ मैं जय पांडे, एनबी न्यूज बिजनौर।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਾਂਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ FIR ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਏਰੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, NOC, ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ, ਲੇਬਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦि ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਮ ਨਾਰਮਲ 5-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਪੁਰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਮਾਡਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 500 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। सिंहानंद सरस्वती के बयानबाजी से मुस्लिम समाज के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। आज मुस्लिम समाज के लोग कौशाम्बी में एक जगह में इकट्ठा हुए। सारे मुस्लिम के लोग मोहम्मद आरिज पेश इमाम की अगुवाई में SP अभिनंदन को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में लिखा कि जल्द से जल्द नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी की जाए। इससे हिंदू मुस्लिम में एक भय फैलाया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी। ऐमान अहमद, NB न्यूज, कौशाम्बी। अपराध की दुनिया में गैंग बनाकर संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधी के ऊपर तहसील प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए संपत्ति को कुर्क किया गया। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर गैंग बना करके आपराधिक कार्यवाही करता है और जब उस पर आपराधिक इतिहास भी रहता है तो उसमें गैंगस्टर एक्ट में उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तो गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) होती है। उसके अंतर्गत उसके द्वारा अपराध करने से जो अर्जित संपत्ति है उसकी पुलिस से एक रिपोर्ट आती है कि इसके द्वारा अपराध करके इतनी संपत्ति जब्त की गई, बनाई गई है, तो उसके आधार पे हम उस संपत्ति को जब्त करते हैं। तो मैंने कार्रवाई करते हुए लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति इसमें जब्त की है और SDM ने मौके पे जाके उस संपत्ति को कुर्क भी कर लिया। ये अपराधी बाबू खान बताया जा रहा है, SDM मड़िहान भी वहाँ गई थी, संपत्ति उन्होंने जब्त कराया है। ऐसे लोगों की कार्रवाई होगी जो इस तरीके से, जैसा मैंने बताया ना कि इस पे 3-4 मुकदमे अलग अलग लिखे हैं और ये क्राइम करके प्रॉपर्टी बनाते हैं और उसी प्रॉपर्टी को हमने जो 14(1) की कार्यवाही उसके अंतर्गत कुर्क किया। वही आपको बता दें कि मड़िहान थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले अपराधी की संपत्ति को तहसील प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए संपत्ति को जब्त किया। मिर्जापुर से NB न्यूज संवाददाता रामकुमार सिंह। महाराष्ट्र राज्य में जहां एक और कोरोना संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं पालघर जिले में भी कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर पालघर में भी अब शनिवार और रविवार को कड़ा लॉकडाउन कर दिया गया है। हम खड़े हैं महाराष्ट्र गुजरात के जो चेक पोस्ट है वहाँ खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कारें हैं, जो अन्य वाहन है, छोटे वाहन है, उनकी यहाँ पे क्षमता काफी कम है, यानी 1 या 2 के मुताबिक है बस। लेकिन यहाँ पे रोजाना हजारों की तादाद में गाड़ियाँ
यहाँ से पास होती थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्का दुक्का गाड़ी ही खाली पास हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो अत्यावश्यक सेवा है उनको यहाँ पे बहाल कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रकों का आना जाना लगातार चालू है। यहाँ पर वाहन जो आने वाले थे, आज वो वाहन पूरी तरह से ठप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ इमरजेंसी सेवा, एम्बुलेंस सेवा, देखिए हम मेरे पीछे एम्बुलेंस गई, इसी तरह की सेवाएं सिर्फ शुरू है। यहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी डरे हुए भी हैं, क्योंकि ये कोरोना संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? मैं पूना से आया। पूना से आए तो आपको खाना खाने के लिए आप इधर जब आए तो आपको खाना दिया क्या? नहीं दिया। क्या बोले? नहीं, लॉकडाउन है, बंद है बोला। आपने पार्सल सर्विस मांगा क्या? हाँ मांगा ना, बंद करके गया वो। आपको भूख लगा है? हाँ अभी लगा है तो नहीं दे रहा तो क्या करेंगे? तो अभी आप कैसे जाएंगे? भूखे जाएंगे? अभी जाएंगे भूखे, ऐसे ही क्या करेंगे। अब यहाँ पे लोगों ने लॉकडाउन में पालन करना शुरू कर दिया है। जहाँ एक और महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि लोग इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें लॉकडाउन न करना पड़े, लेकिन जब लोग नहीं माने तो लॉकडाउन की स्थिति आ ही गई। लेकिन अब लोग डरे हुए हैं और घर के बाहर नहीं निकल रहे। कैमरामैन अल्ताफ शेख के साथ आशुष शेख, ANB न्यूज, महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर, महाराष्ट्र। खड़े इस वक्त शिवपुरी के हृदय स्थल कहे जाने वाले माधव चौक चौराहे पर, जो पूर्णतः शांत नजर आ रहा है। चौतरफा यहाँ पर दुकानें बंद हैं। हालांकि लोगों का आना जाना लगातार बना हुआ है, लेकिन ये वो लोग हैं जो जरूरत के हिसाब से अपने घर से निकले हैं अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए। वहीं चौराहे पर पुलिस भी तैनात है, जो हर किसी संभावित स्थिति को रोकने के लिए, लोगों को समझाइश देने के लिए खड़ी हुई है कि अपने घर में रहें और कोरोना से अपना बचाव करें। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार आज शिवपुरी में लॉकडाउन का पहला दिन है और ज़रूरत की दुकानें जैसे मेडिकल हैं सुबह 10 बजे तक, सब्जी मंडी खुली रहेगी और दूध की दुकानें भी 10 बजे तक खुली रहेंगी। बाकी सारी दुकानें बंद हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी मार्केट यहाँ पर बंद है। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, लोगों को समझाइश भी दे रहा है कि अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं और इस कोरोना महामारी से अपना बचाव करें। आज शिवपुरी में भी पहला दिन है और प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ सारा मार्केट बंद करा दिया है। अब कोरोना से बचने के लिए लगातार लोगों को अपने घर में रहना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, सैनिटाइज करना पड़ेगा। अब देखना ये है कि और कुछ क्या प्रशासन इसमें कार्रवाई और करता है। मैं कैमरामैन शागिर के साथ जकी खान, ANB न्यूज, शिवपुरी। मुंबई सहित महाराष्ट्र में संक्रमण काफी फैल चुका है। 2 दिन का लॉकडाउन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगाया गया है, जिसे फॉलो कराने के लिए मुंबई पुलिस रोडों पर उतर चुकी है। मेरे पीछे ठीक तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ पर पुलिस के जवान पूरी तरह से रोड पर फैल चुके हैं और आने जाने वालों के ऊपर नज़र रखी जा रही है, पूछा जा रहा है, उनके पेपर, दस्तावेज, कागज चेक किए जा रहे हैं। अगर ऐसा लगा कि अति आवश्यक सेवा है तो उन्हें जाने दिया जा रहा है, अन्यथा उन्हें वापस किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस भी नहीं चाहती है कि पिछले साल के जैसा हालात बने और स्थिति खराब हो। यही वजह है कि एक बार फिर मुंबई पुलिस कोरोना योद्धा के रूप में कह सकते हैं कि रोडों पर उतर चुकी है, लगातार नकेल कस रही है। उन तमाम गाइडलाइनों को फॉलो कराया जा रहा है, आने जाने वालों के ऊपर नज़र रखी जा रही है। भीड़ भाड़ के इलाकों में पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। लोग भी अगर सपोर्ट और सहयोग करेंगे तो कोरोना से निजात मिल सकती है, क्योंकि हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं। ANB न्यूज़ के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। ਅੱਜ ਹੈ 10 ਤਰੀਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਰੰਦ ਰੋਡ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੰਕਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਉਧਰ ਕਰੋਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਆ? ਮਿੱਠੂ ਮਾਜਰਾ। ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ?
ठीक है जी, ठीक। साम संभाल शुरू हो चुकी है? हो गई है। ठीक। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਢੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਸਾਂਭਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਰੁੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 10 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੰਬੋਜ, ANB ਨਿਊਜ਼ ਪਟਿयाला। पूरे देश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से तेजी के साथ फैलता जा रहा है, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में 60 घंटे का कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी, जिसको देखते हुए जिला कलेक्टर के द्वारा रीवा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कल शाम 6 बजे से लेकर ही सभी दुकानें बंद करवा दी गईं और व्यापारियों सहित सभी आम लोगों से अपील की गई है कि अपनी अपनी दुकानें बंद करें। और पूरा अगर देखा जाए तो जिला कोरोना कर्फ्यू के कारण बंद है। अभी ANB न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है। यहाँ पे पूरी दुकानें बंद हैं, आप देख सकते हैं पूरी दुकानें बंद हैं। वहीं रीवा जिले में कल शाम 6 बजे से ही सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जिसके तहत रीवा जिले के मऊगंज में भी कोरोना कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है। वहीं प्रशासन का साथ आम नागरिक पूरी तरह से दे रहे हैं और कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन कर रहे हैं। ANB न्यूज़ के साथ संवाददाता विजय तिवारी, रीवा।